कहानी 249 साल पहले एक शांत और स्थिर भूमि में शुरू हुई। एक साधारण दिन पर लोग अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त थे, बाजारों में घूम रहे थे और बातें कर रहे थे। उन्हें क्षितिज पर मंडराते खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। अचानक आकाश में एक विशाल पोर्टल प्रकट हुआ, जो एक महान आपदा की शुरुआत का संकेत दे रहा था, क्योंकि दूसरी दुनिया से डरावने प्राणी उसमें से उतरे। ये प्राणी, जिन्हें बाद में डीमंस कहा गया, न तुरंत मनुष्यों पर क्रूर हमला शुरू कर दिया। उनके उतरने के बाद डीमंस ने खुलेआम मानवता पर आक्रमण की घोषणा की और विनाश फैलाना शुरू कर दिया। यहीं से डीमंस के मानवता पर आक्रमण की असली शुरुआत हुई। इस खतरनाक स्थिति का सामना करने के लिए ऑर्थोडॉक्स अलायंस ने योद्धाओं का एक समूह बनाया, जिसे ऑर्थोडॉक्स स्काई डीमन एक्सटर्मिनेशन कॉर्प्स कहा गया, और उन्होंने इन आक्रमणकारियों का मुकाबला करने की घोषणा की। लेकिन केवल 3 दिन बाद वे एनए में डीमन लीजन के साथ भिड़े और दुखद रूप से हार गए। 1 साल बाद मध्य मैदानों की आधी आबादी मारी जा चुकी थी और ऑर्थोडॉक्स और गैर ऑर्थोडॉक्स गुटों के योद्धाओं ने आखिरी बार एक साथ मिलकर सिचुआन में प्रतिरोध का अंतिम मोर्चा बनाया। यह अंतिम लड़ाई आधे महीने से अधिक समय तक लगातार चली। उनके प्रयासों के बावजूद प्रतिरोध सेना का 90% हिस्सा मारा गया और मध्य मैदानों का मैरी पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो कुछ बचे हुए थे वो गुलाम बन गए और क्रूरता से डीमन वर्ल्ड में खींच ले जाए गए। कहानी का नायक स्वयं उन बंदियों में से एक था जिन्हें उस डरावने संसार में खींच ले जाया गया। 5 साल की कैद, यातना और भयानक एक्सपेरिमेंट्स के बाद जन्म से इंटरनल एनर्जी का उपयोग न कर पाने के कारण उसे एक दुर्लभ प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसलिए उसे क्रूर एक्सपेरिमेंट्स के अधीन किया गया और एक जीवित हथियार में बदल दिया गया। परिणाम स्वरूप गहन ब्रेन वॉशिंग के बाद वो डीमन वर्ल्ड की अधीनता सेना का हिस्सा बन गया। दशकों बाद उसने अन्य आयामों पर आक्रमण किया और खूनी नरसंहारों में भाग लिया, जिसमें कई निर्दोष लोगों की हत्या की। उसने एक खूनी जीवन में बेरहमी से हत्याएं जारी रखीं, जो नरसंहार और रक्तपात से भरा था। वॉरियर स्लेव बनने के 75 साल बाद उसकी क्रूर योगदान को मान्यता मिली और वो डीमंस के बीच एक प्रतिष्ठित कमांडर बन गया। कमांडर के पद पर प्रोन्नति के 120 साल बाद वो एक भयभीत और सम्मानित वॉरियर बन गया। लेकिन इस समय उसने एक बड़ा रहस्य खोजा जिसने सब कुछ बदल दिया। फिर उसने 50 साल तक लगातार उन शर्तों और तरीकों पर शोध किया जो उस रहस्यमय रहस्य को उजागर करने की अनुमति देंगे। 65 साल बाद उसने डीमंस के खिलाफ सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई महान विद्रोह शुरू किया। विद्रोह शुरू होने के 1 हफ्ते बाद घटनाएं वर्तमान समय तक पहुंची, लेकिन खूनी बैटलफील्ड्स पर हानि स्पष्ट थी। डीमन किंग के साथ एक कठिन टकराव में ये पुष्टि हुई कि उसका विद्रोह दुखद रूप से विफल हो गया। डीमन किंग टैरेंट ने नायक श्विट्ज के विद्रोह पर अपनी गहरी निराशा व्यक्त की, भले ही उसने कमांडर के रूप में अपनी सभी पिछली उपलब्धियों का योगदान दिया हो। राजा ने फिर उसे सीधे और अपमानजनक ढंग से संबोधित किया, उसके पुराने नाम फन ग्रीन टेल का उपयोग करते हुए, जिसके कारण श्विट्ज ने हिंसा और कड़वाहट के साथ जवाब दिया, उस नाम को जोरदार तरीके से अस्वीकार करते हुए जिसे वो बहुत नफरत करता था। फिर श्विट्ज ने अपना असली नाम घोषित किया, जिसे उसने एक विद्रोही चीख के साथ उच्चारित किया, मेरा नाम सपायांग है। डीमन किंग टैरेंट ने बोलना शुरू किया, मनुष्यों के प्रति अपनी गहरी उलझन व्यक्त करते हुए, ये बताते हुए कि वो लंबे समय से सपायांग को देख रहा था। हालांकि उसकी एबिलिटीज और टैलेंट्स कमज़ोर थे, उसके पास हर परिस्थिति में जीवित रहने की एक अजीब जुनून था, जिसे राजा ने उसकी एकमात्र ताकत माना। डीमन किंग ने सोचा कि इतने सालों बाद सपायांग ने इतने लापरवाही से कार्य क्यों किया। इस पर सपायांग ने जवाब दिया कि उसे ये करना था ताकि वो कम से कम एक बार अपने लिए लड़ाई का अनुभव कर सके। उसने समझाया कि अगली टक्कर में जीत सुनिश्चित करने के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि उसे अपनी असली एबिलिटीज़ का पता लगाना था। डीमन किंग ने इस सोच को दिलचस्प लेकिन साथ ही भोला और मूर्खतापूर्ण बताया। फिर राजा ने उसे कहा कि आज उसका जीवन समाप्त हो जाएगा और उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन सपायांग ने डीमन किंग द्वारा मारे जाने से इनकार कर दिया, दृढ़ संकल्प के साथ ये पुष्टि करते हुए कि वो ऐसा नहीं होने देगा। गंभीर चोटों के बावजूद सपायांग ने पूरी ताकत से चीखा और एकाएक उसने एक अलौकिक शक्ति का उपयोग किया, जिसने पूरे स्थान को एक जबरदस्त रोशनी से छेद दिया। तब डीमन किंग को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने आश्चर्य में कहा, सपायांग द्वारा उपयोग की गई तकनीक से हैरान, जो समय की वापसी थी।
ये कहते हुए कि ये नूरोन पुराने दुष्ट गुरु की अथॉरिटी थी। फिर उसने कहा कि अब उसे सब कुछ समझ आ गया है। राजा ने आगे कहा कि सपायांग ने 120 साल तक जो दर्द और हार सही, वो सब सिर्फ इस पल के लिए था। अरी गुस्से और महान विद्रोह के साथ सपायांग ने डीमन किंग के चेहरे पर चीखते हुए धमकी दी और उसे कहा कि अगली बार का इंतजार करे, वो उन सभी से लड़ेगा और इस बार कोई भी जीवित नहीं बचेगा। इसके बावजूद दुखद तरीके से उसने प्रतिशोध लेने से पहले अपना भोग पूरा कर लिया। डीमन किंग ने केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई और पुष्टि की कि वह इस चुनौती का इंतजार कर रहा था, पहली बार सपायांग को एकमात्र मानव के रूप में स्वीकार करते हुए जिसका वह सम्मान करता था। फिर सब कुछ एक विशाल विस्फोट में गायब हो गया। एक अन्य दृश्य में घटनाएं मध्य मैदानों के मुरुम में लौट आईं, विशेष रूप से ड्रैगन इन्वेजन से पूरे 10 साल पहले। वह स्थान शांतिपूर्ण दिखाई देता था, ड्रैगन स्प्रिंग मार्शल आर्ट्स एकेडमी ऑफ द ऑर्थोडॉक्स अलायंस में। कुछ मजदूरों ने उस अजीब बिजली के बारे में बात की जो प्रशिक्षण मैदान की छत पर गिरी थी, जिसमें इतनी ताकत थी कि वह नष्ट हो गई। एक मजदूर ने राहत के साथ उल्लेख किया कि इस घटना में एकमात्र घायल व्यक्ति वह फेलियर था। फिर यह स्पष्ट हुआ कि जिस फेलियर की बात हो रही थी वह सपायांग था, जो मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर था, जो इंटरनल एनर्जी का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि उसकी चोट गंभीर नहीं थी। किसी ने व्यंग्यात्मक ढंग से इच्छा व्यक्त की कि काश वह गंभीर रूप से घायल हो जाता, क्योंकि यह वही दिन था जब उसकी सार्वजनिक फांसी होनी थी। इसके बाद फांसी समारोह विशेष तरीके से शुरू हुआ, क्योंकि एक अधिकारी ने ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी के असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए औपचारिक द्वंद्व की शुरुआत की घोषणा की। ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी में वर्तमान असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर सपायांग और उसके चुनौती देने वाले मैंग सुंडोक के बीच द्वंद्व शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य सपायांग की असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर पद के लिए योग्यता को सत्यापित करना था। मिंग सुंड्योक आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए खड़ा था, द्वंद्व शुरू होने का इंतजार कर रहा था। उसने कहा कि उसे लगा था कि सपायांग चोट का बहाना बनाकर टकराव से बच जाएगा, खासकर बिजली गिरने की घटना के बारे में सुनने के बाद। इसके बावजूद सपायांग दृढ़ता से खड़ा रहा, बिना किसी कमजोरी या चिंता के, जिसने मैंगडॉग को हैरान कर दिया। द्वंद्व की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की गई, साथ ही चेतावनी दी गई कि दोनों को सच्चे वॉरियर्स के रूप में सम्मानजनक ढंग से लड़ना होगा। शुरू में मैंगडॉग ने सपायांग के प्रदर्शन पर आश्चर्य व्यक्त किया, ये कहते हुए कि वह जितना उसने उम्मीद की थी उससे बेहतर लग रहा था। मैंगडॉग ने फिर से बिजली की घटना का मजाक उड़ाया, सपायांग पर आरोप लगाया कि शायद उसने इस बहाने को गढ़ा था ताकि वो उसका सामना करने से बच सके, लेकिन उसने अंततः उसके साहस के सम्मान में जल्दी से लड़ाई खत्म करने का फैसला किया। सुंडोक ने सुझाव दिया कि सपायांग को भविष्य में आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, उसे पूरी तरह से कम आंकते हुए। सपायांग ने अतीत को याद करना शुरू किया और कैसे उसे सभी की अवमानना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वह मार्शल आर्ट्स एकेडमी में इंस्ट्रक्टर था। बिना इंटरनल एनर्जी का उपयोग करने की एबिलिटी के उसे वह अपमानजनक हार याद आई जो उसने पहले एक सार्वजनिक द्वंद्व में झेली थी। कैसे उसने इंस्ट्रक्टर का पद खो दिया और उसे नीच और तुच्छ काम करने के लिए मजबूर किया गया, जिसने उसे बेहद कठिन दिन जीने पर मजबूर कर दिया। इस सब ने सपायांग को इस विशेष क्षण के लिए तैयार किया जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंग सुंडोक को सपायांग के शब्दों से रद्दवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पाया और उसने गुस्से में पूछा कि वह क्या बकवास बोल रहा है, जबकि सपायांग ने विद्रोही ढंग से मुस्कुराते हुए घोषणा की कि उसने इस क्षण का लंबे समय से इंतजार किया था ताकि उसका सामना कर सके। सपायांग के दिखाए गए अहंकार के कारण मैंग का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा कि उसका इरादा उसे इंस्ट्रक्टर होने के सम्मान में कुछ गर्व की अनुमति देना था। मैंगडॉग ने बुल डीमन स्पेयर आर्ट बड़ी ताकत के साथ उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि उसने गुस्से में घोषणा की कि अब समय आ गया है कि अहंकारी सपायांग को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी जब उसने पहली शैली वाइल्ड बुल्स चार्ज का उपयोग करके एक विशाल आक्रमण किया। सुंडोक हैरान रह गया जब उसे अपने आक्रमण का भाला पर कोई प्रभाव महसूस नहीं हुआ, जिसने उसकी उलझन को और बढ़ा दिया। सपायांग ने मजाक में जवाब दिया कि उसका हमला अच्छा दिखता था, लेकिन इसे कोई अर्थ तभी होगा जब वह पहले अपने लक्ष्य को हिट करे। सुंडोक ने फिर से सपायांग पर तीव्र गुस्से और बड़ी ताकत के साथ हमला करने की कोशिश की, लेकिन सपायांग ने आश्चर्यजनक आसानी से उसका बचाव कर लिया। मैंगडॉग स्टब्ड रह गया, अपने आप से सोचने लगा कि सपायांग ने इतनी आसानी से उसका हमला कैसे चकमा दे दिया, जबकि उसने सुना था कि वह अत्यंत कमजोर है। मैंगडॉग ने जो हुआ उसे मानने से इनकार कर दिया और इसे सपायांग की किस्मत का मामला माना। सुंडोक ने पहले से भी अधिक उग्र हमला शुरू किया, गुस्से में चीखते हुए हवा में उछलते हुए। उसके गुस्से के चरम पर उसने बुल डीमन स्पीयर आर्ट की चौथी शैली का उपयोग करने की घोषणा की और उसने पूरी ताकत के साथ अपना अंतिम हमला शुरू किया, जोर जोर से चीखते हुए सपायांग की मृत्यु की कामना की। जैसे जैसे द्वंद्व तेज हुआ, सपायांग बेहद केंद्रित और शांत दिखाई दिया। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंदी मिंग सुनोक के हमले को रोकने की तैयारी की, उसने अपने भाले के साथ सुंदर और तेज गति शुरू की, एक मजबूत रक्षात्मक अवरोध बनाते हुए। इसके बाद उसने बड़ी आत्मविश्वास के साथ एक युद्ध मुद्रा अपनाई, टकराव के लिए तैयार। मंकोक ने जोरदार व्यंग के साथ हंसा, ये दावा करते हुए कि इन साधारण भाला तकनीकों का
उसके शक्तिशाली हमले का सामना करना असंभव है। उस पल सपायांग ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, एक बहुत ही अजीब और अद्भुत तकनीक का उपयोग करके, जिसे उसने फायर बॉल कहा, जिसे उसने अपने हाथ से बनाया और अपने प्रतिद्वंदी की ओर प्रक्षेपित किया। सुंडोक के चेहरे पर सदमा दिखाई दिया। वह समझ नहीं पाया कि सपायांग ने क्या कहा और जो वो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर सका। फायर बॉल ने जबरदस्त ताकत के साथ विस्फोट किया, जिसने मैंग सुंडोक को सभी के आश्चर्य के बीच जमीन पर गिरा दिया। दर्शक सदमे और भय की स्थिति में उस घटना को देख रहे थे। सुंडोक जमीन पर लुढ़कने लगा, अपने शरीर पर लगी आग को बुझाने की कोशिश करते हुए आतंक में चीख रहा था। सपायांग की श्रेष्ठता निर्णायक और चौंकाने वाले तरीके से साबित होने के बाद द्वंद्व को तुरंत समाप्त घोषित कर दिया गया। उसे आधिकारिक तौर पर द्वंद्व का विजेता और असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर घोषित किया गया। सपायांग की स्मृति अतीत में लौट आई, जहां उसे डीमंस ने जिंदा पकड़ लिया था। उसे याद आया कि उसे कैसे डीमन वर्ल्ड में खींच ले जाया गया था और कैसे उसने वहां लंबी शताब्दियों तक जीवित रहने के लिए संघर्ष किया था। उस समय उसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझ आया कि हेटियांग और हाइले मैजिक जैसी युद्ध तकनीकों का उपयोग पारंपरिक मार्शल आर्ट से इतना अलग नहीं है। वर्तमान में उसके प्रतिद्वंदी का शरीर जमीन पर जला हुआ और गंभीर दर्द में पड़ा था। हल्के व्यंग के साथ सपायांग ने कर्मचारियों को अपने प्रतिद्वंदी को रंगमंच से हटाने के लिए इशारा किया, द्वंद्व की गुणवत्ता पर टिप्पणी करते हुए। उपस्थित लोग, छात्र और दर्शक इस घटना पर चर्चा करने लगे, ये सोचते हुए कि क्या सपायांग द्वारा उपयोग की गई तकनीक वास्तव में मार्शल आर्ट थी। अधिकारियों ने भी अपनी नाराजगी और अत्यधिक उलझन व्यक्त की, ये सोचकर कि सपायांग ने ऐसा कैसे कर लिया, इसे बकवास और तर्कहीन मानते हुए। सभी के आश्चर्य और कुछ के गुस्से के बावजूद एक अधिकारी सपायांग के पास आया और उसकी जीत पर बधाई दी, लेकिन उसने अपनी उलझन व्यक्त की और पूछा कि वो इंटरनल एनर्जी का उपयोग कैसे कर सका, जबकि उन्हें उसकी इस इनएबिलिटी के बारे में पता था। सपायांग ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि जो हुआ वो सिर्फ भाग्य का एक झटका था। सपायांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से समझाया कि कुछ दिन पहले वो भटकते हुए एक अजीब जड़ी बूटी पाया और उसे खाने के बाद उसने अचानक खुद को भारी मात्रा में इंटरनल एनर्जी का उपयोग करने में सक्षम पाया। इस व्यंग्यात्मक स्पष्टीकरण ने अधिकारियों में तीव्र नाराजगी पैदा की, जिन्होंने उसके शब्दों को तुच्छ और अपमानजनक माना। अधिकारियों के गुस्से और नाराजगी के बावजूद सपायांग ने ठंडे लहजे में कहा कि ये उनका अधिकार है कि वे उसके शब्दों पर विश्वास करें या अस्वीकार करें, और उसने सोचा कि क्या ये वास्तव में मायने रखता है। फिर उसने दृढ़ता से कहा कि उसने द्वंद्व में धोखा नहीं किया। ये असिस्टेंट स्पीयर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए एक प्रतियोगिता थी और इसमें भाला के अलावा अन्य तकनीकों के उपयोग को रोकने वाला कोई नियम नहीं था। सपायांग ने अपनी निष्पक्ष और स्पष्ट जीत के बावजूद इस जांच और संदेह के अधीन होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उस समय एक गुस्सैल अधिकारी उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक अन्य अधिकारी ने हस्तक्षेप किया, स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए अपने गुस्साए हुए सहयोगी को शांत होने के लिए कहा। अंत में अधिकारियों ने शांतिपूर्वक और आधिकारिक तौर पर सपायांग की इस द्वंद्व में जीत को स्वीकार किया, इस बात की पुष्टि करते हुए कि वे इस आश्चर्यजनक घटना के बावजूद युद्ध के परिणाम को मान्यता देते हैं। द्वंद्व समाप्त होने और सपायांग को विजेता घोषित किए जाने के बाद एक अधिकारी अगले निर्देश देने के लिए बोलने वाला था। सपायांग ने तुरंत उसे बीच में रोका, सभी को समझाते हुए कि जब तक सभी अधिकारी मौजूद हैं, उसके पास एक महत्वपूर्ण अनुरोध है। उसने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया और फिर औपचारिक रूप से असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर से ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर के पद के लिए प्रोन्नति परीक्षा देने की अनुमति मांगी। इसके बाद सपायांग को अकेडमी के अंदर जाते हुए देखा गया, जहां छात्रों और अन्य सहायकों के आश्चर्य के बीच वे उत्सुकता से उसके बारे में फुसफुसाने लगे, उसे उस व्यक्ति के रूप में इंगित करते हुए जिसने द्वंद्व जीता था। सपायांग ने उन छात्रों की ओर आत्मविश्वास भरी नजरों से देखा जो उसके बारे में बात कर रहे थे, बिना किसी नाराजगी के। ड्रैगन स्प्रिंग अकेडमी का एक सामान्य दृश्य दिखाई दिया, जो ऑर्थोडॉक्स अलायंस द्वारा स्थापित मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है, जिसका उद्देश्य ऐसे लड़ाकों को प्रशिक्षित करना है जो बाद में अलायंस के मुख्य स्तंभ बनेंगे। अकेडमी ने स्पष्ट किया कि ये प्रसिद्ध परिवारों और संप्रदायों के छात्रों को स्वीकार करता है और प्रशिक्षण का प्रबंधन प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर्स द्वारा किया जाता है, जो असिस्टेंट्स और ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स में विभाजित हैं। असिस्टेंट का कार्य मुख्य रूप से युवा छात्रों को पढ़ाने में ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर्स की सहायता करना है। सपायांग अकेडमी में एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था, और उसने स्पष्ट रुचि के साथ पूछा कि उसके साथ क्या हुआ और वो अचानक इंटरनल एनर्जी का उपयोग कैसे कर सका। पता चला कि ये व्यक्ति जिन बायक था, जो अकेडमी में बॉडी रिकवरी पवेलियन का प्रमुख था।
एक डॉक्टर जो बीमारों का इलाज करने के लिए जिम्मेदार था, न कि इंस्ट्रक्टर। सपायांग ने पहले कही बात दोहराई कि ये सिर्फ भाग्य का झटका था जिसने जिन बायक को बहुत गुस्सा दिलाया, जिन्होंने उसे याद दिलाया कि उन्होंने लंबे समय तक उसका इलाज किया और इंटरनल एनर्जी की उसकी समस्या को ठीक करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए, और उन्होंने इस स्पष्टीकरण को अपने लिए अपमान माना। जिन बायक को कड़वाहट और दुख महसूस हुआ और उन्होंने उदासी से सोचा कि अगर ये इतना आसान था तो उनके सारे प्रयासों का क्या मतलब था। जिन बायक पूरी तरह से टूटा हुआ दिखाई दिया और सपायांग का सामना करने में गहरी शर्मिंदगी व्यक्त की। जो हुआ उसके लिए गहराई से माफी मांगते हुए, ये समझाते हुए कि वो अच्छी तरह जानता था कि सपायांग को उस समस्या के कारण कितनी नफरत का सामना करना पड़ा था। इस मोमेंट में ये स्पष्ट था कि सपायांग जिन बायक के शब्दों से प्रभावित हुआ, अपने मन में स्वीकार करते हुए कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदला और उसके लिए एक सच्चे पिता की तरह था। उसकी स्मृति 542 साल पीछे चली गई, जब जिन बायक ने उसे एक बच्चे के रूप में डाकुओं के हमले से शुरू हुई आग से बचाया था, और उसे ये भी याद आया कि जिन बायक स्वयं उस दिन दूसरों को बचाते हुए मर गया था। लेकिन सपायांग ने फैसला किया कि इस बार चीजें अलग होंगी, और उसने जिन बायक का हाथ मजबूती से पकड़कर उसे आश्वासन दिया कि वो सुनिश्चित करेगा कि वो जीवित रहे, और उसे खुद को दोष देने या उसके बारे में चिंता करने के लिए नहीं कहा। जिन बायक इन शब्दों से हैरान दिखाई दिया, लेकिन सपायांग ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वो बस उस पर भरोसा करे, ये पुष्टि करते हुए कि वो अब से सभी समस्याओं का समाधान करेगा। इसके बाद सपायांग शाम को अपने कमरे में दिखाई दिया, खिड़की से आकाश को निहारते हुए विचारमग्न। सपायांग ने अपने हाथ में जादुई शक्ति को बुलाया और एक चमकीली नीली रोशनी प्रकट हुई। फिर उसने अपने आप को स्पष्ट किया कि जब वो अतीत में लौटा तो उसने अपनी पूर्व मैजिकल एनर्जी का 90% से अधिक खो दिया था, और वर्तमान में वो अधिकतम केवल चौथे सर्किल के मैजिक का उपयोग कर सकता है। सपायांग ने अपनी निराशा व्यक्त की। उसे 8 सर्किल ऑफ मैजिक तक पहुंचने में सदियां लग गई थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया और पुष्टि की कि उसे आभारी होना चाहिए कि उसके पास अभी भी वर्तमान मैजिकल एनर्जी है। दृढ़ नसरों और तीव्र संकल्प के साथ उसने खुद को आश्वस्त किया कि वो वास्तव में उस नर्क से लौट आया है जिसमें वो पहले जी रहा था। उसने एक अंधेरे टाइमलाइन से अपनी वापसी की यादें ताज़ा की, उस दुनिया को सच्चे नर्क के रूप में वर्णित करते हुए। सपायांग ने समझाया कि इतिहास को पीछे कर दिया गया है और जैंग मारिम की दुनिया के डीमंस ने अभी तक अपना आक्रमण शुरू नहीं किया है, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि अभी तक शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। उसने बताया कि 10 साल बाद आक्रमण फिर से शुरू होगा और जांग मुरिम फिर से ढह जाएगा, लेकिन इस बार सपायांग ने पुष्टि की कि चीजें पूरी तरह से अलग होंगी, क्योंकि उसके पास 300 साल के अनुभव और ज्ञान की स्मृतियां हैं। उसके पास डीमन आर्मी द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैजिक के प्रकार, साथ ही आक्रमण के लिए तैयार किए गए उपकरणों और हथियारों की सटीक जानकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे ठीक से पता है कि डीमन किंग को कैसे खत्म किया जा सकता है। इसी बीच पवेलियन हेड जिन बायक ने सपायांग के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा कि क्या वो कमरे में है। सपायांग ने पुष्टि की कि वो वहां है और पूछा कि वो क्या चाहते हैं। जिन बायक ने उसे बताया कि अकेडमी के वाइस डायरेक्टर चायोंग सिमयोंग उसे ढूंढ रहे हैं। सपायांग को आश्चर्य हुआ कि वाइस डायरेक्टर ने यह संदेश जिन बायक के माध्यम से भेजा, लेकिन जिन बायक ने दृढ़ता से कहा कि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है और उसे सपायांग की चिंता अधिक थी। जिन बायक ने अनुमान लगाया कि चायोंग सिमयोंग का अनुरोध सपायांग द्वारा मांगे गए प्रमोशन टेस्ट से संबंधित होगा और उसने उसे सावधान रहने की सलाह दी। जिन बायक ने कहा कि परीक्षा निश्चित रूप से कठिन होगी, खासकर क्योंकि मिंग सुन बेओक, जिसे सपायांग ने हराया था, वो व्यक्ति था जिसे चायोंग सिमयोंग ने सिफारिश की थी और ये स्पष्ट था कि वो उससे बड़ी दुश्मनी रखता है। इसके बाद जिन बायक ने सपायांग के अचानक ऑफिशियल इंस्ट्रक्टर बनने की इच्छा पर आश्चर्य व्यक्त किया। इस पर सपायांग ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि ये एकेडमी को सुधारने की दिशा में पहला कदम है। सपायांग ने अतीत की एक स्मृति को याद किया जहां ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी कभी प्रसिद्ध थी और इसे 3 शीर्ष ऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्ट एकेडमीज में से एक माना जाता था। लेकिन 2 साल पहले एकेडमी के डायरेक्टर, जो शीर्ष 10 मार्शल आर्ट मास्टर्स में से एक थे, अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गए। एकेडमी ने 2 पूरे साल तक उनकी खोज की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और उनके कद के बराबर प्रतिस्थापन ढूंढना अत्यंत कठिन था, जिसके कारण एकेडमी की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई। सपायांग मीटिंग रूम की ओर बढ़ा और वाइस डायरेक्टर का सामना करने की तैयारी करते हुए दरवाजा खोला। चायोंग सिमयोंग, वाइस डायरेक्टर और स्वॉट टेक्निक इंस्ट्रक्शन के प्रमुख, ने मीटिंग शुरू की और पूछा कि क्या सपायांग प्रमोशन के लिए अपने अनुरोध को लेकर गंभीर है।
मन ही मन सपायांग ने चायोन सिमयोंग को ड्रैगन स्प्रिंग एकेडमी के पतन और गिरावट का मुख्य कारण बताया। इसके बावजूद उसने मुस्कुराते हुए स्पष्ट सम्मान के साथ जवाब दिया, पुष्टि करते हुए कि वो निश्चित रूप से अपने अनुरोध में पूरी तरह से गंभीर है, और उसे वाइस डायरेक्टर के पद से संबोधित किया।